नमस्कार। आइए हम लोग अनुवाद के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अनुवाद की परिभाषा और स्वरूप को जानेंगे। अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है किसी के कहने के बाद कहना, किसी कथन का अनुवर्ती कथन, पुनः कथन या पुनरुक्ति। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अनुवाद का जो अर्थ होता है पुनः कथन या पुनरुक्ति या किसी के बाद कहना, अर्थात एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में कहना अनुवाद कहलाता है। अनुवाद शब्द का अंग्रेजी शब्द पर्यायवाची शब्द जिसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सभी लोग ये जानेंगे कि अनुवाद शब्द का अंग्रेजी शब्द ट्रांसलेशन होता है। तो भाषा के अंतर्गत भावों और विचारों को जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना या पहुंचाना चाहते हैं वह हम लोग ट्रांसलेशन के माध्यम से करते हैं या अनुवाद के माध्यम से करते हैं। अनुवाद के द्वारा एक भाषा बोलने और जानने वाले दूसरी भाषा बोलने और जानने वालों तक अपने भावों और विचारों का संप्रेषण करते हैं, अर्थात कम्युनिकेशन करते हैं, वही अनुवाद कहलाता है। यहाँ पर हमने परिभाषा और उसके स्वरूप के बारे में जाना। आइए आगे हम लोग देखते हैं उसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि मैं आपसे सहमत हूँ, एक हिंदी का उदाहरण है। यह वाक्य हिंदी भाषा का है, इसका अनुवाद अंग्रेजी में आई एम एग्री विथ यू होगा। यह हिंदी का अंग्रेजी अनुवाद कहा जाएगा। अनुवाद के लिए कम से कम दो भाषाओं का होना जरूरी है। ये ध्यान रखें कि अनुवाद के लिए दो भाषाओं का होना जरूरी है और अनुवाद में हम लोग भावों या विचारों में समानता का होना जो आवश्यक होता है ज़रूरी है। अनुवाद करने वाले को हम लोग अनुवादक कहते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो ये हमने अनुवाद की अर्थ और उसके स्वरूप के बारे में समझा। आइए हम लोग अनुवाद की परिभाषाएं देखते हैं। तो अनुवाद शब्द की जो सर्वमान्य परिभाषा इस प्रकार हो सकती है, आइए देखते हैं कि एक भाषा में व्यक्त विचारों का यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में मूल कथ्य की आत्मा की रक्षा करते हुए व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद कहलाता है। इस संदर्भ में अंग्रेजी के प्रसिद्ध भाषाविद जेसी कैटफोर्ड के अनुसार जब हम परिभाषाओं की बात करते हैं तो कम से कम परिभाषाएं आपको 2 से 3 याद रखना है। तो यहाँ पर जेसी कैटफर्ड के अनुसार बताया गया है कि अनुवाद एक भाषा स्रोत भाषा की मूल पाठ्य सामग्री का दूसरी भाषा लक्ष्य भाषा में समानार्थक मूल पाठ सामग्री का स्थानापन्न है। यह जेसी कैटफर्ड के अनुसार है। आइए हम लोग देखते हैं कि भाषा फिर से यहाँ पर कैटफोर्ड के अनुसार एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा के समानार्थक पाठ्य सामग्री के प्रति स्थापित करना अनुवाद कहलाता है। यहाँ पर दिया हुआ है पटनायक के अनुसार कि अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अनुभव अर्थपूर्ण संदेश या संदेश अर्थ को एक भाषा समुदाय से दूसरी भाषा समुदाय में जब हम संप्रेषित करते हैं तो वह अनुवाद कहलाती है। इस प्रकार अनुवाद में 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला है पाठ्य सामग्री का, दूसरा समतुल्य होना चाहिए, तीसरा पुनर्स्थापना। ये 3 चीज़ों की और हम लोग जब अनुवाद करते हैं तो हम लोग ध्यान देते हैं पाठ्य सामग्री की ओर, समानार्थक जिसे हम समतुल्य कहते हैं, पुनर्स्थापना। आइए हम लोग अनुवाद की आवश्यकता क्यों आवश्यकता पड़ी हम इस पर देखते हैं, चर्चा करते हैं कि अनुवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आज का युग ज्ञान विज्ञान का युग है। हमेशा से ही मानव नए नए आविष्कार करते आया है। संसार में सैकड़ों मानव समुदाय हैं और इनकी कई भाषाएं भी हैं। इन मानव समुदाय में एक दूसरे को समझने और निकट आने की दिशा में इनकी अलग अलग भाषाएं एक बाधा स्थापित करती हैं। इस बाधा को दूर करने और एक मानव समुदाय की ज्ञान विज्ञान की उपलब्धि को संपूर्ण मानवता के लिए सुलभ करने का महत्वपूर्ण कार्य अनुवाद के द्वारा ही संपन्न होता है। अनुवाद के द्वारा एक भाषा को बोलने और जानने वाले दूसरी भाषा बोलने और जानने वालों तक अपने भावों और विचारों का संप्रेषण कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आगे बताया, आज अनुवाद ऐसी आवश्यकता बन गया है जो विश्व के विविध मानव समुदायों को परस्पर जोड़ने और ज्ञान विज्ञान को मानव मात्र के लिए सुलभ कराने का एकमात्र उपाय है। आइए हम लोग स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की ओर जाते हैं कि अनुवाद के लिए स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का अच्छा ज्ञान होना अनिवार्य है। अब हम लोग ये जाने कि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा होती क्या है। तो प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना होती है। संरचनाओं के प्रयोग में विशेष परिवेश और अपने मुहावरे होते हैं। अतः अनुवाद को स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा से इनकी
संरचना, परिवेश एवं मुहावरों के साथ परिचित होना आवश्यक है। अनुवाद के प्रसंग में कम से कम 2 भाषाओं का होना अनिवार्य है, जैसा हम लोग जानते हैं। वह भाषा जिसमें कथित बात को दूसरी भाषा में अनुदित किया जाता है, स्रोत भाषा कहलाती है। ध्यान देंगे, वह भाषा जिसमें कथित भाषा को दूसरी भाषा में अनुदित किया जाता है, वह स्रोत भाषा कहलाती है। और वह भाषा जिसमें अनुवाद किया जाता है, वह हमारी लक्ष्य भाषा कहलाती है, या लक्ष्य भाषा के नाम से हम उसको जानते हैं। मान लीजिए हिंदी भाषा में लिखी किसी कविता या कहानी का अंग्रेजी भाषा में यदि हम अनुवाद करते हैं, तो इस प्रसंग में हिंदी स्रोत भाषा होगी और अंग्रेजी लक्ष्य भाषा होगी। तो अतः यह कहा जा सकता है कि स्रोत भाषा की किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री को लक्ष्य भाषा में समग्रतः प्रस्तुत करना अनुवाद कहलाता है। आइए हम लोग अनुवाद के प्रकार देखते हैं। अनुवाद 3 प्रकार के होते हैं: शब्दानुवाद, भावानुवाद और रूपांतर। सबसे पहले हम लोग शब्दानुवाद की ओर जाते हैं। इसमें मूल भाषा का इसमें मूल भाषा या स्रोत भाषा की शब्द योजना, वाक्य विन्यास आदि का दूसरी भाषा या लक्ष्य भाषा में लगभग ज्यों का त्यों अनुवाद किया जाता है। इसे शाब्दिक अनुवाद भी हम लोग कहते हैं। तो हम लोग ये जरूर ध्यान दें कि मूल भाषा या स्रोत भाषा की शब्द योजना जो दूसरी भाषा या लक्ष्य भाषा में लगभग ज्यों का त्यों हम जैसा ही के वैसा ही जो हम अनुवाद करते हैं, वह शाब्दिक अनुवाद कहलाता है। और भावानुवाद में इसमें मूल भाषा स्रोत भाषा की शब्द योजना या वाक्य विन्यास आदि को दृष्टि में न रखकर शब्दों या वाक्यों में निहित मूल भाव पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वह अनुवाद जो हम लोग करते हैं, इसे हम लोग छाया अनुवाद के भी नाम से जानते हैं। इसको हम लोग छाया अनुवाद भी कहते हैं। ध्यान देंगे। तीसरा है रूपांतर। इसमें अनुवाद मूल भाषा या स्रोत भाषा के समस्त कथन को दूसरी भाषा या लक्ष्य भाषा में अनुदित करने के लिए उसमें यथेष्ट परिवर्तन जो किया जाता है, इस प्रकार रूपांतर हम लोग उसको कहते हैं। और इस प्रकार रूपांतर करते समय अनुवादक की व्यक्तिगत रुचि हावी हो जाती है। आइए आगे हम लोग अनुवाद के उद्देश्य को देखते हैं। अनुवाद के यहाँ पर देखिए 3 उद्देश्य बताए हैं। पहला है दूसरी भाषा के साहित्य से अपनी भाषा के साहित्य को समृद्ध करना। दूसरा है दूसरी भाषा की शैलियों, मुहावरों, दार्शनिक तथ्यों, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति करना। और तीसरा है विचार विनिमय करना। ये 3 उद्देश्य हम लोग मुख्यतः अनुवाद में देखते हैं। अतः अनुवादक को स्रोत और लक्ष्य भाषा, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा, की प्रकृति और परिवेश पर हमको ध्यान देना होगा। उनकी सांस्कृतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पूर्णतः परिचित होना होगा। यह अनुवादक के लिए आवश्यक है। आइए हम लोग आगे एक अच्छे अनुवाद की विशेषताएं देखते हैं, या हम अनुवादक की विशेषताएं भी हम लोग इसको कह सकते हैं कि जो अनुवाद करता होता है वो अनुवादक भी कहलाता है। तो हम लोग अनुवाद की विशेषताएं, या इसको हम लोग अनुवादक की विशेषताएं भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले जो विशेषता है, पहली विशेषता है कि मूल अवतरण को बार बार पढ़कर उसमें व्यक्त मूल भाव को अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि आप जो भी अवतरण है उसको बार बार पढ़ें। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ने के बाद उसको तुरंत आप अनुवाद कर दें। आप उस अवतरण को 2-3 बार पढ़ें। इसके बाद जो दूसरी विशेषता है कि इसके विभिन्न शब्दों के अर्थ पर स्पष्ट विचार करना चाहिए। जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ का हमको अनुवाद करना है, उनके शब्दों के अर्थ आप पहले समझ लें, स्पष्ट विचार कर लें उसके बाद, और उसके बाद ही अनुवाद करें। तीसरी विशेषता जो है कि आप जब अनुवाद करते हैं उसमें सरलता होनी चाहिए, सुबोध होने चाहिए, शुद्ध एवं प्रभामय भाषा में जो मूल अवतरण है उसका भावानुवाद किया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ एक अच्छे अनुवाद की विशेषताएं में होनी ज़रूरी है। हम चौथी विशेषता देखते हैं कि अनुवाद करते समय इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखें कि अनुवाद के लिए प्राप्त गद्यांश का कोई अंश न छूट जाए। हम जो भी चीज़ का अनुवाद करें, है ना, जो भी हम परिच्छेद का, जो भी हम पैराग्राफ के बारे में जो अनुवाद कर रहे हैं, तो आप ध्यान देंगे कि हम पूरे से पूरे के पूरे पैराग्राफ का अनुवाद करें। ऐसा ना हो कि उस पैराग्राफ में से कुछ अंश छूट जाए। तो हमें अनुवाद करते समय ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ छूटे ना। आइए आगे विशेषताएं देखते हैं। कभी कभी गद्यांश के कुछ शब्द
समझने में असुविधा एवं कठिनाई महसूस होती है। ऐसी स्थिति में उस वाक्य या गद्यांश का भावार्थ समझकर अनुवाद किया जा सकता है। तो ये पांचवा पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि जब हमें कभी कुछ को चीज़ को समझने में असुविधा हो रही है, तो सबसे पहले आप उस चीज़ के वाक्य का या गद्यांश का भावार्थ पहले समझ लें, उसके बाद ही आप अनुवाद करें, तुरंत अनुवाद ना करें। उसके बाद की विशेषता है कि अनुवाद करते समय पारिभाषिक शब्दों या फिर विशेष प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। पहले भी पाठ में हमने पारिभाषिक शब्दों को पढ़ा है, तो पारिभाषिक शब्द जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयोग करें अनुवाद में। तो एक अच्छे अनुवादक की विशेषता है कि वह पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करता है, तो आप भी जब अनुवाद करें तो पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग ज़रूर करें। उसके बाद की विशेषता है कि अनुवादक को दोनों भाषाओं उनके व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है एवं दोनों भाषाओं को समझने के बाद ही अनुवाद करना चाहिए। तो अनुवादक की विशेषता या अनुवाद में ज़रूरी है कि आपको व्याकरण का ज्ञान तो होना ही चाहिए, लेकिन दोनों भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। यदि आप अंग्रेजी से हिंदी में कर रहे हैं तो अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, यदि आप हिंदी से अंग्रेजी में कर रहे हैं तो हिंदी का भी ज्ञान होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको दोनों भाषाओं का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, तभी आप अनुवाद कर सकते हैं। उसके बाद की विशेषता है कि अनुवादक अनुवादक को दिए गए पाठ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी परिचित होना चाहिए। तो अनुवादक की मुख्य विशेषता है कि जो भी आपको पाठ दिया गया है उसके पहले उसके पूर्व के बारे में, उसके इतिहास के बारे में जानना ज़रूरी है, उसके बारे में परिचित होना ज़रूरी है, वह अच्छे से अनुवाद कर पाएगा। उसके बाद की विशेषता है कि अनुवाद करते समय अनुवादक को इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि कोई अंश न छूटे। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि एक अनुवादक जो होता है, अनुवादकर्ता जो होता है, वो ये ज़रूर ध्यान दे कि कोई भी अंश जब वो अनुवाद करता है तो छूटे ना। उसके बाद की जो विशेषता है कि मूल अवतरण और अनुदित अंश के भावों में समानता होनी चाहिए। अनुवादक अपने मन से कुछ ना लिखे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अनुवादक जो होता है, जो भी चीज़ का अनुवाद कर रहा है हिंदी से अंग्रेजी में या अंग्रेजी से हिंदी में, तो वह अपने मन से उसमें कुछ नहीं जोड़ना चाहिए। जो दिया है केवल उसी का वह अनुवाद करे। ये ज़रूरी है। कुछ उदाहरण यहाँ पर नीचे लिखित है। जिस प्रकार हम देख सकते हैं उदाहरण में कि निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्यों का हम जब हिंदी में अनुवाद करते हैं, तो पहला दिया है कि तुलसीदास वॉज अ ग्रेट पोएट। तुलसीदास जी एक महान कवि थे या महाकवि थे। स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। टैगोर गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। द बुक दैट आई परचेस्ड वॉज बेस्ट। जो बुक मैंने खरीदी है वो सर्वश्रेष्ठ थी। गॉड इज ग्रेट। ईश्वर महान है। इस प्रकार जब हम अंग्रेजी से हिंदी में या हिंदी से अंग्रेजी में जब अनुवाद देखते हैं तो इस प्रकार के अनुवाद आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान देंगे। तो आपके सामने यह प्रश्न बनता है कि अनुवाद किसे कहते हैं, अनुवाद की परिभाषा लिखिए। अनुवाद की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो हमने उपर्युक्त पढ़ी है, उन विशेषताओं को आपको लिखना पड़ेगा उदाहरण के साथ में। या कभी कभी कुछ वाक्य दे देते हैं तो हमको अंग्रेजी से हिंदी में हमको उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है, या कभी कभी एक पैराग्राफ दे देते हैं तो उस पैराग्राफ को भी आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है। जैसा कि यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि अनुवाद का एक आदर्श यदि हम उदाहरण देखते हैं, तो यहाँ पर दिया है कि टाइम इज मनी। कि टाइम इज मनी इज एन often repeated proverb, but in a country like India in particular, when people believes more in luck and God, not much significance is attached to it. Nations and people who have valued time have enriched themselves beyond imagination. The examples of Japan and Germany, who were devastated by war and who became economically very strong again within a short span of time, are before us. We have limitless resources and countless millions of working force, but we do not attach importance to the importance of time. Time if produces money and enriches us. No time should therefore be lost in idleness and every moment should be put to proper use. यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ देखा कि टाइम इज मनी। जब हम इसका अनुवाद करते हैं हिंदी में तो यह इस प्रकार से हो जाएगा कि समय ही धन है।
तो यह आपको अंग्रेजी में दिया है, अंग्रेजी से आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, अनुवाद करना है। तो यहाँ पर दिया है कि समय ही धन है। एक ऐसी लोकोक्ति है जिसका उल्लेख प्रायः किया जाता है, किंतु विशेषतः भारत जैसे देश में जहाँ के अधिकतर लोग भाग्य तथा ईश्वर पर विश्वास करते हैं, इस लोकोक्ति को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। जिन राष्ट्रों और जातियों ने समय का मूल्य समझा है, उन्होंने आशातीत समृद्धि अर्जित की है। जापान और जर्मनी के, जिन्हें कि महायुद्धों ने ध्वस्त कर दिया था और जो अत्यंत अल्पावधि में पुनः आर्थिक दृष्टि से अत्यंत सुदृढ़ हो गए, उदाहरण हमारे सम्मुख है। हमारे पास अपरिमित साधन है एवं करोड़ों की संख्या में असीमित कार्य करने वाले, किंतु हर समय की महत्ता पर कभी बल नहीं देते। समय यदि उसका सही उपयोग किया जाए, धन का उत्पादक है और हमें धन धान्य से संपन्न कर देता है। अतः निरर्थकता में हमें बिल्कुल समय नहीं गंवाना चाहिए। प्रत्येक क्षण का उचित उपयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार से हमको हिंदी में अनुवाद करना है। तो कभी-कभी परीक्षा में हिंदी भी पैराग्राफ दे सकते हैं, तो हमको हिंदी से अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट करना आना चाहिए। तो इस प्रकार के उदाहरण हमको आ सकते हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।